हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी कुछ सीख चुके थे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जो सबसे फंडामेंटल बात हम लोगों ने सीखा था वो ये था कि स्टेडी स्टेट में किसी भी कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो भले ही बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद क्यों ना हो, चार्जेस का रीअरेंजमेंट तब तक होते रहेगा कंडक्टर के अंदर में जब तक अंदर ही अंदर, कंडक्टर के अंदर ही अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ये हम लोगों ने सीखा था और इसी पर बेस्ड कई तरह के क्वेश्चंस किए थे। साथ में हम लोगों ने यह भी सीखा कि किस तरह से सरफेसेस पर चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा लगाया जाता है। यह पता करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हम लोग यूज करते थे। पहला रूल नंबर 1 गॉस लॉ, कैसे पिछले क्लास में हम लोग सीखे हुए हैं। दूसरा चार्ज कंजर्वेशन। तीसरा एक सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल रूल है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में कोई एक छोटा सा वॉल्यूम पूरी तरह से वॉल्यूम के अंदर में ले लिया जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल के, तो वहां पर चार्ज मौजूद नहीं रहता है, नेट चार्ज मौजूद वहां पर नहीं रहता है। तो इसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और आज की क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स। तो टॉपिक का नाम लिखो, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स। माना कि कोई ये एक कंडक्टर है और मैं स्टेडी स्टेट में ही बात करूंगा। अच्छा, बार बार स्टेडी स्टेट में ही क्यों बात करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक रहेगा तब तक चार्जेस का मूव करने का एनालिसिस नहीं हो रहा होगा। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो चैप्टर का नाम तो कम से कम बदलना पड़ेगा, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या तो मैग्नेटिज्म रहेगा। तो यहां पर हम लोग अभी भी स्टेडी स्टेट को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि चार्जेस को जहां पर जाना है वहां पर जाके अभी चार्ज स्थिर है, रुका हुआ है चार्ज। तो देखिए, कंडक्टर्स, दिस इज अ कंडक्टर इन इट्स स्टेडी स्टेट। अब दूसरी बात, इस पर चार्ज हो, चाहे बाहर में चार्ज हो, चाहे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसके सरफेस पर चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ना हो, इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव हो इधर नेगेटिव हो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अंदर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं है। यह पहले से सीखा हुआ है हमारा। inside the conductor, inside the conductor सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसके वजह से है? बाहर में मौजूद चार्ज या फिर यहां पर इंड्यूस्ड चार्जेस या फिर रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से लिख रहा हूं मैं? तो ये जितने सारे पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो सकते हैं उन सब का वेक्टर सम करने के बाद अंदर में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं मैं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्टेडी स्टेट में 0 होना जरूरी है। पहली बात, यहां तक सीखे हुए थे। अब बात कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है याद करो। उससे भी पहले पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को तो पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज अगर देखें, यानी 1 यूनिट चार्ज अगर मान लो तो पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल है। तो माना कि कोई एक चार्ज इस जगह से ट्रेवल करते हुए इस जगह तक गया। सपोज पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक गया कोई एक चार्ज अंदर ही अंदर कंडक्टर के। मैं ये थोड़ी बोला कि चार्ज हो ही नहीं सकता, मैं ये बोला हूं नेट चार्ज नहीं हो सकता। तो मानो कोई एक चार्ज को जो किसी कारण से यहां पर से यहां तक गया, इमेजिन करो पहले। तो इसके इस रास्ते से पॉइंट नंबर 1 से लेके 2 तक जाने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ने कितना वर्क किया? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तब तो वर्क करेगा ना जब उसके वजह से फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर। तो सुनना ध्यान से, चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां जो एक्सटर्नल एजेंट स्लोली ऐसे करके लेके गया होगा, इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ही नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही 0 है अंदर में।
इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लगा 0, इस वजह से वर्क डन भी 0, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक नाम होता है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का दूसरा नाम था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 विद इन द कंडक्टर अगर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होने वाला वर्क चूंकि 0 होगा, वही लिख रहा हूं मैं यहां पर। इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेस्ड विद इन द कंडक्टर। ठीक, इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर, तो इसके बारे में कुछ बातें कही जा सकती हैं। इस स्पेशल केस में अगर चार्ज पार्टिकल को कंडक्टर के अंदर ही अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस स्पेशल केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज गोइंग टू बी 0, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, होता है ऐसा। आई होप ये बताने का जरूरत अब नहीं है आपको, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग एकदम पहले चैप्टर में ही, पहले शुरुआत के ही लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी वैल्यू सेट हो गया 0, और जब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज, जिसका कि नाम है पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, वो भी तो 0 ही होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज, इसका क्या नाम हुआ? इसको कहा जा सकता है, देखो क्या, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय द चार्ज Q, होगा ऐसा। इसका आप जरूरत नहीं है, आप समझते हैं इस बात को कि कंडक्टर के अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हम लोग निकालने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगने वाला है हमें चेंज इन पोटेंशियल के बारे में। तो ये क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय Q, ये बना पोटेंशियल जनरली रिप्रेजेंटेड बाय V, जो कि कहलाया फाइनल, माइनस V इनिशियल, दोनों Q को अलग अलग सेपरेटली लिख लिए। अब मैं ये क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसी कंडक्टर के अंदर में चार्ज के मोशन के दौरान 0 होगा। 0 होने का कारण वर्क डन का 0 होना, वर्क डन के 0 होने का कारण फोर्स का 0 लगना। फोर्स क्यों 0? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा तो चेंज इन पोटेंशियल भी 0 ही तो होगा। तो क्या यह कहना सही है कि पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का हमेशा याद रखना, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहने की गारंटी है स्टेडी स्टेट में, लेकिन उसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल का 0 होना ऐसा कोई रूल नहीं है। पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकता। इस इक्वेशन का मतलब यह थोड़ी निकला कि पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का मतलब निकला कि इनिशियल पोटेंशियल इज सेम एज फाइनल पोटेंशियल, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो पोटेंशियल बदला हुआ नहीं मिलेगा। स्टेडी स्टेट की बात है ये। तो फाइनली इस पूरे एनालिसिस से हमने सीखा क्या? कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 रहेगा स्टेडी स्टेट में। अब आज हम लोग पहली चीज ये सीखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान बदलता नहीं है। इस बात को नोट करो प्रॉपरली। विद इन द कंडक्टर electrostatic potential within the conductor electrostatic potential remains constant. Within the conductor electrostatic potential remains constant between any 2 points, between any 2 points. इसका कारण भी लिखेंगे। This is because
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज बिकॉज, फुल स्टॉप के बाद, दिस इज बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज remains 0 for a charge moving inside the conductor. This is because change in potential energy per unit charge remains 0 for displacement of a charge within the conductor. अच्छा, why potential energy change remains 0? Because force applied by electric field remains 0. ये समझने वाली खुद से बात है, वो लिखने का जरूरत नहीं। तो फाइनल बात, कोई एक कंडक्टर बना हुआ है, तो कंडक्टर में ए पॉइंट को देखो, ये पूरी तरह से अगर कोई कंडक्टर है वही स्टेडी स्टेट में, तो पॉइंट ए को देखो, पॉइंट बी को देखो, पॉइंट सी को देखो, इन सभी पॉइंट्स पर क्या क्या खास बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट वैल्यू 0 होना जरूरी है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, all will be equal to 0 in their true vector forms. डायरेक्शन वगैरह की बात ही नहीं, क्योंकि है वैल्यू रिजल्टेंट वाला 0। साथ में पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी, तीनों इक्वल रहेगा, लेकिन इसके 0 होने को आप प्रूव नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन से इस बात को और अच्छे से समझेंगे, और इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा कि हम लोग आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जो सीखे हो उसको एकदम पक्का रखो और चीजों को अप्लाई करना सीखो। क्वेश्चन लिखिए, फिगर शोज, क्वेश्चन लिखिए, फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज, फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज इन फ्रंट ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर। फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज, जो कि लिखा है मैं यहां पर डायग्राम में, प्लस क्यू इन फ्रंट ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। ये रहा डायग्राम। अच्छा, ये सॉलिड कंडक्टर है और क्वेश्चन में ये लिखा नहीं जाता कि स्टेडी स्टेट है, वो माना जाएगा कि स्टेडी स्टेट है क्योंकि विद इन नैनो सेकेंड्स स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है। अब क्वेश्चन का लिखो फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, रिप्रेजेंट द चार्जेस इंड्यूस्ड, रिप्रेजेंट द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर इन अ डायग्राम। इस कंडक्टर पर जो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी इंड्यूस होने वाले हैं उसको एक डायग्राम से आप इलस्ट्रेट करें। तो कर डालिए इसको, वीडियो को पॉज करो और आंसर तक पहुंच जाओ। ऑलराइट, आई होप आप पहुंच चुके हैं आंसर तक। देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से क्या होने वाला है इस बात को समझो। इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से सबसे बेसिक बात कर रहा हूं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होगा और ये पॉजिटिव चार्ज ये पूरी ताकत लगा के सारे पॉजिटिव चार्जेस को दूर भेजने की कोशिश करेगा, सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसका ओवरऑल रिजल्टिंग इफेक्ट क्या बनेगा कि इतने से रीजन में इस वाले सरफेस पर चार्जेस आपको पॉजिटिव वाले टाइप के मिलेंगे या नेगेटिव वाले टाइप के। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है अगर और अपनी तरफ ये नेगेटिव चार्जेस को खींच रहा होगा। कौन है नेगेटिव चार्ज, छोड़ो उस बात को, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस इन जगह पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक, जबकि पॉजिटिव चार्जेस को दूर के तरफ फेंका जाएगा, इस कारण से पॉजिटिव चार्जेस यहां पर इकट्ठा मिलेंगे आपको। तो इसी बात को एक सिंपलिस्टिक डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो, जो स्फीयर होगा उस पर मौजूद चार्ज किस तरह का नजर आएगा। तो यहां पर मान के चल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज है साइड में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू मेक एन आइडियल डायग्राम। इस तरह से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और इस टेंजेंट में जो दो टेंजेंट के बीच वाला ये जो एरिया है कि लाइन है, ये जरा सोचना, ये एरिया है कि लाइन है। तो याद करो ये स्फीयर है, ऐसे करके घुमावदार और ये बंद है,
इस कारण से ये एरिया रहेगा। तो आगे आप समझदार हैं। ये नेगेटिव चार्जेस यहां पर इकट्ठा मिलेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्जेस दूसरे वाले सेक्टर में, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा मिलेंगे आपको। इस तरह से चार्जेस का होने वाला है रीडिस्ट्रीब्यूशन। एक सेक्टर में नेगेटिव चार्ज, दूसरे सेक्टर में पॉजिटिव चार्ज। कौन सा सेक्टर में नेगेटिव, कौन सा सेक्टर में पॉजिटिव, ये कैसे डिसाइड होगा? तो भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज दूर की तरफ ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड आपको मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखो। अच्छा, ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस का नाम रहेगा इंड्यूस्ड चार्जेस या रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। ये भी चार्जेस उसी नाम से रहेंगे। इस पूरे चार्ज का नाम रहता है इंड्यूस्ड चार्जेस या रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। और क्वेश्चन का जो एक्चुअल डायग्राम था, उस डायग्राम में आप इस बात को ऐड करिए कि ये स्मॉल आर है, इसका रेडियस बता दिया था मैं, कैपिटल आर है, जबकि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये चार्ज स्मॉल क्यू। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, लेकिन किसके वजह से? वो मुझे भी पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से मात्र। एक बार कोशिश करो समझने का मैं क्या पूछना चाहता हूं, सॉल्व करो इसको। आई होप आपने कर लिया। तो ऑप्शन दे रहा हूं, 0 आंसर है क्या? नहीं, 0 आंसर नहीं है। क्या ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट सेंटर पर आपस में कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जबकि इन दिए हुए नेगेटिव चार्जेस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा सेंटर पर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इन इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेंटेन है अगर, तो 0 कैसे होगा? आप समझते हैं इस बात को? ये है एक पॉजिटिव चार्ज, बाकी है यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से कुमुलेटिव इफेक्ट ये आएगा कि सेंटर पर का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाना है 0। ठीक, तो अगर अभी भी नहीं किए हुए हो तो सॉल्व कर डालो इस क्वेश्चन को। मैं अब सॉल्व कर रहा हूं फाइनली। ये Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, और इसको मैं देखो रिप्रेजेंट किया E Q से, और ये E इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से जो भी इफेक्ट। और हमें ये पता है कि E इंड्यूस्ड, जिसका कि डायरेक्शन में इस तरफ दिखा दिया हूं, और E Q, ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना ही चाहिए, तभी तो वो कैंसिल होगा। समझे क्या? तो हमें E इंड्यूस्ड का वैल्यू पता करने के लिए मात्र पता करने का जरूरत है Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका कि वैल्यू आएगा क्या? K टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। आई होप क्लियर है। इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये K का वैल्यू हमें पहले से पता है। K का मतलब क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक और क्वेश्चन इसी में से हम लोग सीखते हैं। ठीक, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ध्यान रहे, ये पोटेंशियल मैं किन चार्जेस के वजह से पूछा हूं? क्या इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से? पिछले पार्ट में मैं जरूर पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से, लेकिन इस बार मैं पूछ रहा हूं पोटेंशियल किसके वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की क्यू, दोनों के वजह से। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, यही है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जरा सोच समझ के पूरा दिमाग लगा के सॉल्व कर डालो।
चलिए, आई होप आपने कर लिया, लेकिन अगर अभी तक नहीं कर पाए तो तुम कुछ सीखे ही नहीं हो अभी तक, इस बात को समझते रहो। सेंटर पर का पोटेंशियल पूछा हूं बस में कि क्या होगा। तो सेंटर पर का जो भी पोटेंशियल होगा वो दो चीजों की वजह से होगा, दो कारणों से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। V ड्यू टू Q प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से पोटेंशियल, यानी कि इन सभी तमाम चार्जेस के वजह से पोटेंशियल चेक करूंगा मैं, और फिर जाके इस वाले चार्ज के वजह से पोटेंशियल चेक करूंगा। ठीक, अच्छा, Q के वजह से कितना पोटेंशियल होगा? बहुत आसान है बताना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r, ये तो हो गया। लेकिन इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से पोटेंशियल कितना होगा? क्या ठीक इसका अपोजिट होगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। पोटेंशियल 0 होता है क्या अंदर में? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से चेक करने के लिए जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन को भी तो वैलिड रखना है। जितना इस साइड में पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस साइड में नेगेटिव चार्ज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैपेंस टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, अब सॉल्व करके आंसर तक पहुंचा दो। चलिए, अब फाइनली एकदम सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ये चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो इस चार्ज के वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, इस चार्ज के वजह से भी पॉजिटिव आएगा, इस चार्ज के वजह से भी पॉजिटिव आएगा। सेंटर पर का पोटेंशियल मतलब कोई एक छोटे से चार्ज dq के वजह से क्या होगा पोटेंशियल? तो पोटेंशियल जो होगा उसका वैल्यू होगा dq डिवाइडेड बाई कैपिटल R, dq डिवाइडेड बाई कैपिटल R k के साथ, प्लस नेक्स्ट वाला dq k टाइम्स dq डिवाइडेड बाई कैपिटल R, प्लस नेक्स्ट वाला dq डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इस तरह से करते करते प्रत्येक dq, ये स्केलर सम करना है कि वेक्टर सम करना है? तो पोटेंशियल है, याद रखो। पोटेंशियल होने के वजह से हम लोग इसका करेंगे स्केलर सम। स्केलर सम का मतलब सब में तो k बाई आर सेम है, k बाई आर को कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास बनेगा केवल dq का सम, और dq का सम का मतलब हुआ ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज, इन सभी चार्जेस का। अच्छा, यहां पर के भी चार्जेस, इन सभी चार्जेस के लिए r ही तो डिस्टेंस है, तो सब में k बाई आर निकाला जाएगा, और dq का इंटीग्रेशन जिसका की वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि जितना यहां पर नेगेटिव चार्ज था उतना ही तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से थे? इस साइड से आए थे, यहां पर जहां जहां से आए थे वहां वहां पॉजिटिव चार्ज बना देंगे वो। तो आई होप ये क्लियर है कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के वजह से कंबाइंड इफेक्ट सेंटर पर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बीइंग स्केलर क्वांटिटी they will add up to give 0 because of total charge being 0। तो यहां जो हमें लिखना था ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, that is 0। क्या ये बात आप समझ पाए? अब मैं कैसे पता करूं, लेकिन समझना होगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा सेंटर पर, इस पॉइंट चार्ज के वजह से बड़े आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा। जबकि इन इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में चूंकि हर छोटा से छोटा चार्ज कैपिटल R की ही दूरी पर है, इस वजह से dq बाई आर k के साथ dq बाई आर बार बार लिखेंगे, k बाई आर कॉमन निकल जाएगा, dq इन सभी चार्जेस का सम इस ब्रैकेट के अंदर, टोटल चार्ज का सम 0 ही तो होगा। तो आई होप आप समझे थोड़ा सा। अब एक और पार्ट इसी में दे रहा हूं, तो थोड़ा सा और सोचने लायक रहेगा, लेकिन जब कभी सोचने वाला क्वेश्चन रहता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा देता है। तो बी वेरी वेरी अटेंटिव, बी एट योर बेस्ट। ध्यान से सुनिएगा सवाल को। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P शोन इन द डायग्राम। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P शोन इन द डायग्राम।
यहां पर बोला था ना चार्ज है स्मॉल q, वही वाले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये डिस्टेंस बोला हुआ था स्मॉल r, जबकि ये डिस्टेंस बोला हुआ था कैपिटल R। ठीक, मैं जानना चाहता हूं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2, ये सेंटर वाला पॉइंट O, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 पर अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ये बस मैं जानना चाहता हूं। तो इस वीडियो को पॉज करिए और आंसर तक पहुंच जाइए। चलिए, आई होप आपने कर लिया। जो पोटेंशियल का वैल्यू P पॉइंट पर होगा एक लाइन में लिखा जा सकता है अगर आप ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं तो, जितना O पर होगा उतना ही P पर भी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक सॉलिड कंडक्टर था और सॉलिड कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहेगा तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो है, यानी पोटेंशियल बदल नहीं रहा डिस्टेंस के बदलने पर, यानी पोटेंशियल यहां पर और यहां पर दोनों जगहों पर रहना है इक्वल। याद आया कुछ? तो यहां पर जितना आंसर निकाले थे एग्जैक्ट आंसर यहां पर भी उतना ही होना है, यानी कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो होना है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r ही। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इसी में ताकि एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाए भाई। नेक्स्ट पार्ट लिखो इसी क्वेश्चन में, फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। करके दिखाओ अच्छे से। फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस सबसे होना चाहिए। अब करिए एकदम सिंसियरली। P पॉइंट पर पोटेंशियल फिर से पूछा, लेकिन मात्र इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से। तो आई होप आप कर लिए। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना, लेकिन अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ये स्मॉल r यहां पर, ये r/2 यहां पर, इस पॉइंट P पर का पोटेंशियल पूछा हूं मैं, सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस कहां पर? ये रहे नेगेटिव चार्जेस, ये रहे पॉजिटिव चार्जेस। तो कोई भी कह सकता है इंड्यूस्ड चार्जेस का सम कितना? जीरो। तो इस वजह से P पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना रहेगा? जीरो। नहीं, गलत। गलत इसलिए क्योंकि यहां पर डिस्टेंसेस सभी चार्जेस से सेम नहीं है। कुछ चार्जेस से डिस्टेंस कम है, कुछ चार्जेस से डिस्टेंस ज्यादा है। इस कारण से यहां पर P पॉइंट पर जो पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस से होने वाला है उसको कैलकुलेट करने का ये जो तरीका बताया था अभी, K dq डिवाइडेड बाई R1 प्लस K टाइम्स dq डिवाइडेड बाई R2, इस तरह से बन जाएगा इस बार। और R1, R2, R3, R4 ये सब क्या है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एटसेट्रा। और सारे के सारे डिस्टेंसेस इस बार सेम नहीं है। हाँ, ये वाली बात मेंटेन रहती, सारे डिस्टेंसेस सेम होते अगर आप सेंटर के बारे में बात कर रहे होते तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? सेंटर पर अगर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे तो K/R सब में कॉमन निकल जाता, dq का इंटीग्रेशन जीरो, जो कि आंसर होता पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस के वजह से सेंटर पर जीरो। लेकिन मात्र इंड्यूस चार्जेस के वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। कितना होगा? टोटल पोटेंशियल, ये पता है। अच्छा, P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? Q के वजह से केवल, वो भी पता है, तो दूसरे के वजह से आ जाएगा। अब तो कर दो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो जरूर कर लो। मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। अब P पॉइंट पर का पोटेंशियल मुझे पहले से पता है, सिर्फ इस चार्ज Q के वजह से क्या पोटेंशियल होगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल r या फिर R/2। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस R/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट
प्लस whatever is potential due to induced charges। देखो क्या लिखा हूं मैं, स्मॉल q के वजह से पोटेंशियल p पॉइंट पर, उसके बाद फिर इन इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से पोटेंशियल p पॉइंट पर, इन दोनों को ऐड करने पर भाई इतना आना चाहिए, इतना वैल्यू आना चाहिए। तो v इंड्यूस्ड को एक साइड रखो और इसको दूसरी तरफ भेज दो, आंसर आया। और जो बड़ा सा लिखा हुआ है वही फाइनल आंसर है हमारा। आई होप समझ पाए इस बात को। भाई स्मॉल r का वैल्यू 3r 4r कुछ लिखा हुआ रहेगा तो सिंपल आंसर भी आ सकता है, लेकिन किस टेक्निक से सॉल्व करना है क्वेश्चन को यह समझ में आना जरूरी है। खैर आई होप आपने कर लिया। इसके भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो नया, और नए क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको यह एनकरेज करूंगा कि वीडियो को पॉज करके इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार सोच समझ के अच्छे से रिवाइज जरूर कर लो। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह के और क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फिगर शोज अ सॉलिड कंडक्टर। फिगर शोज अ सॉलिड कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखना Q, R। इसका मतलब कैपिटल Q है इस पर मौजूद टोटल चार्ज, जबकि कैपिटल R है इसका रेडियस। क्वेश्चन है, इस बार आसान है थोड़ा सा। फाइंड पोटेंशियल्स एट O एंड A। फाइंड पोटेंशियल्स एट O एंड A। यह है कंप्लीट डायग्राम। सॉल्व कर दो। दोनों ही पॉइंट्स पर जरा पोटेंशियल को लिख दीजिए आप। तो पुराना कुछ स्फेरिकल चार्ज के बारे में जो भी सीखा हुआ है उसका भी रिवीजन होगा। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। आई होप आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक, सबसे पहली बात, अगर सॉलिड कंडक्टर को दिया गया चार्ज कैपिटल Q तो एंटायर चार्ज इज गोइंग टू रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। अंदर में कहीं पर चार्ज तो रहना ही नहीं है। ठीक, चार्ज इस तरह से फैला हुआ है पूरे में यूनिफॉर्मली, Q का चार्ज। अब Q के चार्ज के वजह से अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, इस पर पहले सवाल मैं दे चुका था पिछले क्लास में कि क्या होगा, वही समझ लो कि डिस्कशन हो रहा है। तो बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करने के लिए, बाहर के किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करने के लिए आप ऐसा मानते हैं कि दिस एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। पहली बात, यहां पर भी पोटेंशियल पता करना होगा, यही ट्रिक अपनाएंगे। यहां का पोटेंशियल भी पता करने के लिए यही ट्रिक कि पूरा का पूरा स्फीयर सेंटर पर है। यहां तक कि एकदम जस्ट सरफेस पर अगर पोटेंशियल पता करना हो तो पोटेंशियल एट सरफेस भी पता करने के लिए यही माना जाएगा कि हम लोग सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर हैं। और वहां पर पोटेंशियल कितना होगा पता करने के लिए मानोगे कि पूरा का पूरा चार्ज है कंसंट्रेटेड ठीक सेंटर पर, और सरफेस का पोटेंशियल इस कारण से निकल के आएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पॉइंट चार्ज के वजह से जो कि रखा हुआ है यहां पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल यानी कैपिटल R। ये तो सरफेस का पोटेंशियल है। ठीक, अब सच्चाई में तो ये सॉलिड स्फीयर है, पॉइंट चार्ज है नहीं, वो तो मैथमेटिकल अजम्पशन था, केवल ट्रिक था केवल। यहां पर पोटेंशियल अगर पता चल गया V सरफेस, तो मेरा बस यही कहना है, आज हम लोग बस यही सीखे हैं कि सरफेस से लेके यहां तक जाने के दौरान पोटेंशियल में बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 और पोटेंशियल बदलता नहीं है। तो पोटेंशियल जितना सरफेस पर एग्जैक्ट उतना ही पोटेंशियल सेंटर पर, और सेंटर पर का भी पोटेंशियल यानी कि O पॉइंट पर का पोटेंशियल आया कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं, और O के बाद यहां पर एक पॉइंट में दिया था पॉइंट A, फर्क नहीं पड़ता ये डिस्टेंस क्या है, प्रोवाइडेड हम लोग अंदर के किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, A पॉइंट यहां के बजाय किसी भी जगह पर होता सॉलिड कंडक्टर के अंदर,
तो भी पोटेंशियल बदलता ही नहीं। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि सरफेस से अगर आप सेंटर तक जाइए, चाहे सरफेस से किसी भी पॉइंट तक जाइए, पोटेंशियल का बदलना ही नहीं होगा। और ये पोटेंशियल किसके वजह से देख रहे हैं हम लोग? इसी सरफेस पर मौजूद चार्ज के वजह से। बाहर में भी अगर कोई चार्ज होता तो भी ये इक्वेशन नहीं बदल सकता था कि VO विल बी इक्वल टू VA। बाहर के चार्ज के वजह से पोटेंशियल का वैल्यू इन दोनों का बदल जाता, लेकिन दोनों का बदलता तो एक साथ बदलता, आपस में इनका इक्वल होना जरूरी है। यही बात है बस। ठीक, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने एक और कंसेप्ट को सीखा कि इसी के मौजूद चार्ज के वजह से क्या सीखे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। डू नॉट कंसिडर दिस क्वेश्चन टू बी इजी। ये क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का फाउंडेशन है और वो बहुत स्ट्रांगली बनना जरूरी है आपके दिमाग में। मैं क्या बताया इसको समराइज कर रहा हूं। किसी एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से बाहर में पोटेंशियल पता करने के लिए इस स्फेरिकल चार्ज को मानते हैं सेंटर पर कंसंट्रेटेड। पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अंदर में पोटेंशियल पता करने के लिए भाई जितना सरफेस का पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है, क्योंकि सरफेस से लेके अंदर के किसी भी पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कंडक्टर है ये। ठीक है, तो देखें सीखे कि नहीं अच्छे से। नया क्वेश्चन लिखो। फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। और सारी बातों को यानी कि चार्ज और रेडियस वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम में। फिगर शोज 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स और ये रहा डायग्राम। ये एक स्फेरिकल शेल, ये दूसरा स्फेरिकल शेल। याद करो स्फेरिकल शेल चाहे कितना भी पतला क्यों ना हो, उसका थिकनेस कुछ ना कुछ रहेगा। जितना जानते हो सब कुछ लगा देना इसमें। इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल a, इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल b। इस पर चार्ज दिया हुआ है स्मॉल q का अंदर वाले स्फेरिकल शेल पर, बाहर वाले पर चार्ज दिया हुआ है कैपिटल Q का। ठीक, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन को पहले लिख लिया जाए प्रॉपरली। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर शेल। और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है फिर फाइंड पोटेंशियल एट आउटर शेल। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, लेकिन इन तीनों पार्ट्स का सही जवाब चाहिए मुझे एकदम प्रॉपरली सोचा समझा हुआ। इसलिए रोक रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर समय मिल जाए, और अगर आपको कुछ पढ़ने का जरूरत पड़े बिल्कुल पढ़ लीजिए, लेकिन इसका सही जवाब प्रत्येक पार्ट एकदम सही होना ही चाहिए। क्योंकि फिर मैं ये भी पूछने वाला हूं, अगले क्लास में हम लोग इस तरह के भी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे कि यहां पर एक इस तरह से कंडक्टिंग वायर लगा दें और बीच में एक स्विच लगा दें। तो स्विच को क्लोज कर देंगे तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये सब के बारे में भी डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आप इन तीनों पार्ट्स को एकदम अच्छे से सोच समझ के, चाहे अच्छा केवल आंसर तक पहुंचना क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता, आप आंसर तक बिल्कुल पहुंचिए, लेकिन उसके अलावा सारे ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, वैसे कर देंगे तो क्या होगा, ये सभी बातों को आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए प्रिपेयर्ड होके ही आइएगा। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।